बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज साल का पहला रोज़ है और 1 जनवरी है। नई उम्मीदों के साथ, नई उमंगों के साथ साले 9 का सूरज तुलू हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, ये अमन का साल हो, खुशहाली का साल हो, तरक्की का साल हो। नाज़रीन, बड़ी पेशरफ्त हुई है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के दरमियान, और मई में होने वाली जंग के बाद पहला बाज़ाब्ता जो राब्ता हुआ है, उसकी पिक्चर्स जो हैं, उसकी तस्वीर जो हैं, वो वायरल हो रही हैं। लेकिन इसमें जो सरप्राइजिंग बात है, जो हैरानकुन बात, वो ये कि एस जयशंकर जो है वो खुद चलकर हमारे स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब के पास आए हैं और हाथ मिलाए हैं। खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है और मजीद जो अहवाल बताया गया है अयाज सादिक साहब की तरफ से, ढाका में ये मुलाकात हुई और खालिदा ज़िया के वफात के बाद उसमें शिरकत के लिए वहाँ पर मौजूद थे हमारे स्पीकर कौमी असेंबली। इस मुलाकात का अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। उनका आंखों देखा अहवाल जो है, जिस तरह का एक वार्म रिएक्शन है, वेलकम है पाकिस्तानी किसी लीडर के लिए, बांग्लादेशियों की मोहब्बत है, उसको उन्होंने किस तरह से बयान किया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर एक और मसला, एक और आजमाइश दरपेश है, एक और शर्मिंदगी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा भारत के लिए। पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम करते रहे कि पाक भारत जंग को रुकवाने में उन्होंने किरदार अदा किया, जिस पर मैना मानो की रट बरकरार थी भाजपा सरकार की। और अब एक और क्लेम सामने आ चुका है चाइना का भी यही क्लेम है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने में चाइना ने एक किरदार अदा किया है और यकीनी तौर पे ये दरखास्त भारत की तरफ से की गई होगी। इस पर भी बड़ा तिलमिलाहट वाला और बड़ा हैरानकुन बौखलाहट वाला रिएक्शन आ रहा है भाजपा सरकार का, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्लेम क्या किया जा रहा है चाइना की तरफ से। और फिर आपको बताएंगे कि कुछ और नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं सैटेलाइट तस्वीर की सूरत में कि कहां-कहां पाकिस्तान ने डैमेज किया है भारत को, किन-किन एयरबेस को, किन-किन इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया। उसके कुछ विजुअल्स, कुछ तस्वीर मजीद सामने आई हैं, यानी कि कुछ और सबूत भी सामने आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। पाकिस्तानियों ने एक और महाज पे भी भारत को पीछे छोड़ रहा है। ये गैलप का ग्लोबल सर्वे आया है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक गैलप सर्वे में पाकिस्तान किन-किन शोबों में भारत से बेहतर है, और साथ में कुछ पुरुमीद भी दिखाई दी हैं। पहले से ज्यादा पाकिस्तानी, लगभग 51% इतने पाकिस्तानी, यानी कि आधे से ज्यादा जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल को लेकर, खासतौर पे 2026 में पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की तरक्की का सफर हो, उसको लेकर काफी ज्यादा पुरुमीद है। तो ये पॉजिटिव आशारिया हमें मिल रहे हैं। कुछ अच्छी खबरें भी हैं इकोनॉमी को लेकर, हुकूमती इकदाम भी हैं, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी है। और आखिर में जाते जाते आपको गजा का फॉलोअप देंगे। जैकी चैन गजा की हिमायत में बोले हैं। एक मासूम बच्चा जिससे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, उसके जवाब में दिल दहला दिए हैं देखने वालों के। और मशहूर एक्टर जो हैं, जाने माने एक्शन या जो भरपूर एक्शन से भरपूर फिल्में होती हैं, उसके अंदर आपका जो उनको पसंद किया जाना है, उसकी वजह से वो अपनी शोहरत रखते हैं। जैकी चैन, उनकी तरफ से किन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। और लास्टली आपको बताएंगे कि सोमालीलैंड का जो एक सस्पेंस था कि आखिर इजराइल ने उसे बैठे बिठाए क्यों तस्लीम कर लिया है आज़ाद रियासत के तौर पे, तो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। असल प्लान क्या है और सोमालीलैंड का रद्द-ए-अमल क्या आया है, कि क्या ये डील होने जा रही है इजराइल के दरमियान और सोमालीलैंड के दरमियान उनके तस्लीम किए जाने के बाद। तो ये तमाम अहम डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर है वो एक बड़ी डेवलपमेंट है। मई जंग के बाद पाकिस्तान इंडिया का पहला आला सतही राब्ता हुआ है। किस मौके पर, कैसे मुमकिन हुआ, जरा सुनिए। बांग्लादेश की दारुल-हुकूमत ढाका में नाज़रीन स्पीकर कौमी असेंबली है पाकिस्तान के सरदार अयाज सादिक, जो कि खालिदा ज़िया की वफात के बाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वहां पर पहुंचे थे, जहां पर उनकी भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से गैर रस्मी मुलाकात हुई है। जो आंखों देखा हाल था, जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में एक जियो के ऊपर शाज़िब खानज़ादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है, वो उनका आंखों देखा हाल या वो जो उस वक्त की मौके की सूरत हाल से उन्होंने नरेट की है। मुलाकात बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की आखिरी रसूमात के मौके पर हुई और दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफ़ा भी हुआ है। मुलाकात के दौरान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वो भारत या वो भाजपा सरकार जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ अपने खिलाड़ियों को हाथ नहीं मिलाने देती, जो फोटोशूट के लिए उन्हें यहाँ पर नहीं भेजते, जो एशिया कप में शिरकत या चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान में अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजते, तो हर खेल के अंदर नफरत का इजहार करते हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी स्पीकर कौमी असम्बली के पास खुद चल के आना, उन्हें हेलो बोलना, उन्हें मुखातिब करना, और वो कोशिश ये कर रहे थे कि इनको इग्नोर किया जाए, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था या तवक्को नहीं थी कि जयशंकर आएंगे या वो खुद से हाथ मिलाना चाहेंगे, अभी तक जिस तरह का रवैया रहा है। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज़ थी। बहरहाल
जो मजीद रिपोर्ट किया जा रहा है, ये उन्होंने खुद बताया सरदार अयाज सादिक ने, वो भी सुन लीजिए। ये मई में होने वाली पाक भारत जंग के बाद पहला आला से राब्ता का करार दिया जा रहा है और बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा भी अदा की गई। अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने भी इसमें शिरकत की और हज़ारों बल्कि लाखों अफराद कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा इस नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर मौजूद थे। शेख हसीना वाजिद ने उन्हें कई सालों तक कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त करने पर मजबूर किए रखा, लेकिन बांग्लादेश के अवाम के दिलों से उनकी मोहब्बत वो निकाल नहीं सके। तो ये जो जनाजे में इतनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों की शिरकत है, ये सबूत है इस चीज़ का कि बांग्लादेश के अवाम क्या चाहते हैं, किसे लीडर मानते हैं। जनूबी एशिया के आला हुकाम और बांग्लादेश के मकामी रहनुमा भी जनाजे में शरीक हुए। मई में होने वाली जंग के बाद पाक भारत ताल्लुकात कशीदगी का शिकार रही है। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी सिफारती राब्ते मुनक़ता हुए। जंग के बाद भारत ने अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से रोके रखा, ये आपको याद रखना होगा। तमाम दीगर खेलों में दोनों ममालिक के खिलाड़ी हाथ मिलाते रहे और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम यानी कि SCO समिट में भी शिरकत की थी। इस मौके पर जयशंकर और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुलाकात हुई थी। लेकिन ये जो एक तब्दीली है ये पॉजिटिव है, हम इसको वेलकम करते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात का ख़्वाह है, बातचीत से मसाइल हल करने की अहमियत पर जोर देता है। जंगें किसी मसले का हल नहीं होती, पाकिस्तान इस चीज़ पे इस सोच पे बिलीव रखता है। लेकिन अंधभक्तों की इसकी जो सोच है वो इससे अक्सर मुख्तलिफ है। वो नफ़रत से, प्रोपेगेंडे से, अपने चौधराहट पे यकीन रखते हैं, अपने आप को इस खत्ते का ठेकेदार मनवाते हैं या क्लेम करते हैं और उनका जो एक खुद साख्ता बनाया हुआ ये एक गलतफहमी थी या गुब्बारा था, उसमें से हवा तो निकल चुकी है। पाकिस्तान ने उसमें सुई चुबाई है बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में और वो जो पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत करना चाहते थे, हमने उसका मुँह तोड़ जवाब तो दे दिया। अच्छा, बांग्लादेश में जो मोहब्बत या बालिहाना इस्तकबाल हुआ है अयाज सादिक साहब का, वो बता रहे थे कि जी बांग्लादेश में वालिहाना उनका इस्तकबाल हुआ और मुसलसल पाकिस्तान जिंदाबाद और आई लव पाकिस्तान के नारे उन्होंने सुनाई दिए। वो कहते हैं कि प्रोटोकॉल की वजह से जो उनका स्क्वाड था वो मना कर रहा था कि आप शीशे डाउन ना करें, विंडोज़ डाउन ना करें क्योंकि मसाइल ना हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जो लोगों की मोहब्बत थी उसको देख के मजबूरन उन्होंने बहुत से मकामात पर अपने जो विंडो थी कार की वो डाउन की। तो लोग उनसे मोहब्बत कर रहे थे, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और लोग पाकिस्तान का झंडा देकर हाथ हिलाते थे, सलाम करते थे। और ये जो मोहब्बत है ये पैसे देके या प्रोपेगेंडे के ज़रिए इसे ना तो दबाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ममालिक के जो अवाम हैं उनके दिल आपस में धड़कते हैं और जो आपस में कुर्बतें बढ़ रही हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ उसमें इजाफा होगा, ट्रेड में इजाफा होना चाहिए, दिफाई ताउन तो पहले ही बढ़ रहा है और यह हर शोबे में ताउन बढ़ना चाहिए। आपस में जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं ढाका से कराची की वो शुरू होने जा रही हैं जनवरी में और वीज़ा फ्री एंट्री की बात हो रही है। दोनों हुकूमतों के दरमियान ताउन बढ़ रहा है और ये चीज़ एक आंख नहीं भा रही भारत को। तो भारत की जो मूवमेंट है, ये जो चाल है एस जयशंकर की, पाकिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली से आके खुद से हाथ मिलाना, ये एक गेमिक भी हो सकता है, ये एक जो कहते हैं ना ड्रामेबाजी भी हो सकती है क्योंकि माजी में इस तरह की ड्रामेबाजियां हमने नरेंद्र मोदी से भी होते हुए देखी। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के दौरे से वापसी पर अचानक पाकिस्तान में उनका तैयारा लैंड किया था और नवाज शरीफ के घर वो पहुंचे थे, जाती उम्रा, और एक जगह पे LOC की सीज़फायर की वायलेशंस होती हैं, उड़ी हमला होता है और पठानकोट हमला होता है और ख़ुद से ये हमले करवा के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। जो पहलगाम वाक़या है ये उसकी ताज़ा मिसाल है। उसके बाद जो शर्मिंदगी, जो ज़िल्लत इनको सामना है वो तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अब नाज़रीन इस जो मूव है इसके ऊपर भी पाकिस्तान को अपनी नज़रें जमा के रखनी होंगी, इसका कीनली जायज़ा लेना होगा और साथ में अगर वो नेक नियति से कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हम उसको वेलकम करेंगे। और ख़ास तौर पे जो कश्मीर का मुद्दा है, जब तक वो हल नहीं करता भारत संजीदगी के साथ, तब तक ये बर्फ़ नहीं पिघल सकती। इस तरह की ड्रामेबाजियों से कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पर जो अभी रिसेंटली पहलगाम के बाद आपने पाकिस्तान के पानी रोकने की एक कोशिश की है मज़मूम, दरिया चनाब के ऊपर आप एक डैम बनाने का मनसूबा बनाए बैठे हैं, तो इस तरह की हथकंडों से आप ना तो अपनी चौधराहट बरकरार रख सकेंगे, ना अपनी साख को बचा पाएंगे और ना ही अपने अवाम को आप जस्टिफाई कर सकेंगे। अच्छा जी, एक और जो जिल्लत है भारत के मुकद्दर में नजर आ रही है वो है अमेरिका के बाद चाइना की तरफ से क्लेम करना कि जंग रुकवाने में उन्होंने किरदार अदा किया। खबर क्या, जरा सुन लीजिए पहले।
अमेरिकी सदर ट्रंप के बाद चीन ने भी 2025 में मई में होने वाली पाक भारत जंग के दरमियान कशीदगी कम कराने में सालिसी का दावा कर दिया है। और चीनी वजीर खारजा हैं वांग जी, उनके बयान ने मोदी हुकूमत के लिए नया सियासी बहरान खड़ा कर दिया। और भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने चीनी दावे पर शदीद तशवीश का इजहार किया और वजाहत का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस कह रही है कि भाई बताओ ये क्या मामला है, कभी अमेरिका कहता है, कभी चाइना कहता है, किसने जंग रुकवाई, किसके कहने पर रुकवाई, असल मुद्दा है क्या। तो कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि यह दावा न सिर्फ सरकारी मौकिफ की तरदीद है बल्कि कौमी सलामती के मजाक के मुतरादिफ है। असदुद्दीन अवैसी ने भी, अच्छा ये जितने भी मुसलमान हैं ना, हमें इनकी हालत देख के तरस आता है कि भारत में वो रहते हुए अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए मुसलसल जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इनकी दाल गलने वाली नहीं है। असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं वो भी जरा सुन लीजिए। अवैसी के मुताबिक चीन एक तरफ पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर असलहा फराम करता है और दूसरी तरफ सालिस बनने का दावा करता है। चीन ने दावा किया है कि उसने भारत, पाकिस्तान, फलस्तीनी, इसराइल और दीगर तनाज़ात में सालिसी की। भारतीय तजियाकारों के मुताबिक चीन इस बयान से खुद को जनूबी एशिया में बड़ी ताकत और सालिस के तौर पर पेश करना चाहता है। अच्छा, चाइना को इन छोटी हरकतों की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना पहले ही अपनी सबकत, अपनी बर्तरी, अपनी सलाहियतें पूरी दुनिया को दिखा चुका है। पूरी दुनिया मोतरफ है। इस वक्त दुनिया का गुजारा चाइना के बगैर नहीं है। चाइना ये साबित कर चुका है अपनी सलाहियतों से। तो भारतीय हुकूमत ने ताहाल बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ताहम सरकारी ज़राए ने चीनी दावों को मुस्तरद किया है। भारत का मौक़िफ़ है कि जंगबंदी पाकिस्तान और भारत के DGMOs के बराह रास्त राब्ते से हुई, किसी तीसरे फरीक का किरदार नहीं था। अब मसला ये है कि इनकी जो खुद साख्ता अना है या ईगो है उसको ठेस पहुँचती है। जो खुद से बनाया हुआ एक 56 इंच का सीना है जिसको चौड़ा करके नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं या डींगे मारते हैं, उस ड्रामे से या उस प्रोपेगेंडे की कलई खुलती हुई इनको नजर आती है जब ये इस तरह के क्लेम सामने आते हैं। और यकीनी तौर पे जो इस वक्त 10 मई की रात थी वो हमें आज भी याद है। जिस तरह का रिस्पांस पाकिस्तान ने दिया था, बौखला गया था भारत। जिस तरह से राफेल इनके गिरे, इनके 8 तैयारे गिरे, तो उसके बाद सिवाय इसके कि ये चाइना या अमेरिका की मिन्नतें तरले ना करते, सऊदी अरब से ये रिक्वेस्ट ना करते कि जी जंग को रुकवाया जाए, इनको अपनी मौत नजर आ रही थी। और आपको याद होगा कि उसके बाद इनके पास कोई और ऑप्शन बची नहीं थी। तो अब ये जितना मर्जी आंखें चुरा लें, जिसने किरदार अदा किया वो तो भाई मानेगा, आप माने या ना माने। अच्छा, कुछ और भी सबूत सामने आए, सैटेलाइट तस्वीर नाज़रीन सामने आई हैं जो कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई हैं, जंगल में आग की तरह फैली हुई हैं। इन नई सैटेलाइट तस्वीर में भारतीय रियासत पंजाब के अमृतसर एयरफोर्स स्टेशन को पहुंचने वाला जो शदीद नुकसान था, बिफोर आफ्टर दोनों आप देख सकते हैं, जिसमें वाज़े तौर पे एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। उस तरह नहीं नूर खान एयर बेस या पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ बेसिस थी उनके स्टोर रूम्स को या उनके रनवेज को थोड़ा बहुत इन्होंने बॉम्ब गिरा के ब्रह्मोस को बड़ा ये इतराते हैं, तो उसका भी हम भरम जो है वो निकाल देंगे अगली बार अगर आपने कुछ छेड़खानी की। लेकिन बहरहाल ये बाकायदा होने वाला डैमेज है जो कि देखा जा सकता है। तस्वीर के मुताबिक 10 मई 2025 को पाकिस्तान की जानिब से दागे गए फतेह 1, फतेह 2 गाइडेड रॉकेट बैराज के बाद यह नुकसान हुआ और हमले के नतीजे में एयरबेस के 2 बड़े हैंगर्स को नुमाया तौर पर नुकसान पहुंचा है। कबल और बाद की 4K सैटेलाइट तस्वीर हैं, ये 4K रेजोल्यूशन में 15 जनवरी 2025 और 8 अगस्त 2025 में फ़र्क वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। तो ये है वो फ़र्क, और फ़र्क जान के, फ़र्क देख के जीना चाहिए इंसान को, और ये उसका सबूत पाकिस्तान ने दे दिया है। तो हैंगर्स की छतें तबाह हैं, अंदरूनी ढांचा मुतासर हुआ है, ऑपरेशनल सलाहियत को धचका लगा है। ये हमला पाकिस्तान की प्रिसीशन स्ट्राइक सलाहियत और जदीद गाइडेड रॉकेट टेक्नोलॉजी का वाज़ेह सबूत करार दिया जा रहा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये कार्रवाई खत्ते में डेटरेंस बैलेंस को पाकिस्तान के हक में जाहिर करती है। और बदले में जब ये पाकिस्तान में अपने इजरायली ड्रोन्स को भेज रहे थे, अपनी तमाम तर एनर्जीज पुट कर रहे थे, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम किसी तरीके से ट्रेस आउट हो जाए, पाकिस्तान की आवाम में खौफ व हरास फैला दिया जाए, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान का फौजी जवान और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम अपनी गन्स के साथ इनके ड्रोन्स को निशाना बना रहे थे। वो नाक के बल नीचे आके गिरते थे और फिर मजे की बात यह कि उससे भी अवाम खौफजदा नहीं होती थी। नौजवान अपनी बाइक्स के टैंकियों के ऊपर उन ड्रोन्स को रखते थे और वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। तो ये थी कैफियत पाकिस्तान की। बदले में पाकिस्तान ने जो नुकसान पहुंचाया वो आपके सामने है। अच्छा, ये जो एक ड्रामा चल रहा है ना, एक खुद साख्ता एक जो कहते हैं ना शराब की सी कैफियत है और खुद साख्ता एक भरम जो इन्होंने बनाया हुआ है वो तो टूट चुका है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है भारत की, एक तो मजहबी नफरत, इंतहा पसंदी, तासुब, अनबख्तों को फ्री हैंड देना, RSS के उन्नों को फ्री हैंड देना, वो तो अपनी जगह चल रही है, आज़ादी की तहरीकें भी चल रही हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही। इंदौर में हमने आपको बताया था कि गुज़श्ता रोज़ जो खबर रिपोर्ट हुई है 10 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। और ये इंदौर नाज़रीन इनका सबसे साफ शहर है, यह सबसे साफ इलाका है जो कि मुसलसल कई सालों से सबसे क्लीनेस्ट सिटी के तौर
तौर पे उसको क्लेम किया जाता है, लेकिन वहाँ पे गंदे पानी के इस्तेमाल से 10,000 हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन अब अफसोसनाक बात यह है कि जब सहाफ़ी इनके मंत्रियों से, इनके वज़रा से सवाल पूछते हैं तो शर्मनाक और बेहुदा जवाब मिलते हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय हैं और इनसे जब एनडीटीवी के एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा है तो जवाब क्या आया, ज़रा सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज़ नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर है। तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। नाज़रीन, ये अनुराग डोरे थे एनडीटीवी के सहाफ़ी, और उनसे उनकी तरफ से जब विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया तो कैलाश विजयवर्गीय ने बजाय इसके कि कोई तसल्लीबख्श जवाब देते, शर्मनाक जवाब दिया और उल्टा चढ़ाई करने की कोशिश की। लेकिन काबिल सताइश है अनुराग का अंदाज, जिस तरह से उसने काउंटर किया है और अपनी जो सहाफ़ी बरादरी है जो कि गोदी मीडिया की हरकतों की वजह से अपनी साख खोती जा रही है, उसकी साख को किसी हद तक बहाल किया। अगर इस तरह की सहाफ़त भारत में होने लग जाए तो यकीनी तौर पर बहुत से मसाइल जो हैं वो एड्रेस होना शुरू हो जाएं और बहुत से मसाइल का हल भी तलाश किया जा सकता है। लेकिन मीडिया जो है अगर गोद में जाके बैठेगा मोदी जी के और पैसों की लालच में सहाफत को भूल जाएगा और जर्नलिज्म की बजाय येलो जर्नलिज्म होगी, तो फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हकायक को मस्क किया जाएगा और आवाम को गुमराह किया जाएगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, और एक और महाज पे पाकिस्तान ने भारतीयों को कहां पीछे छोड़ा है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक गैलेप सर्वे है जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने माशी तरक्की और अमन में भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। कैसे, जरा सुनिए। 60 ममालिक में सर्वे किया गया, पाकिस्तान आलमी औसत से भी आगे रहा है। 51% पाकिस्तानी आइंदा साल के बारे में पुरुमीद हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि अवामी राय को आप तब्दील नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप खिला पिला लीजिए या जाली सर्वे करवा लीजिए, तो अवामी राय अहमियत बहरहाल रखती है। तो अवाम को ये फील हो रहा है कि तब्दीली आ रही है, बेहतरी आ रही है, और वो 2026 को लेकर 51% पाकिस्तानी मुतमईन है। तो नाज़रीन, मजमूई तौर पर पाकिस्तान का नेट मस्बत रुझान जो है 31% है। 53% पाकिस्तानी 2026 को माशी खुशहाली का साल समझते हैं। पाकिस्तान में उम्मीद की शरह भारत से काफ़ी बेहतर है और 39, और आलमी औसत जो है वो लगभग 24% है। तो भारत से भी और आलमी सतह पे भी पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा पुरुमीद दिखाई देते हैं, और अच्छी बात है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वैसे भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा ही दूंगा। तो अच्छाई का गुमान रखिए, अपनी एफर्ट्स, अपनी कोशिशें, अपनी एनर्जीज जो हैं वो अच्छी जगह पे यूटिलाइज कीजिए, उन्हें इस्तेमाल कीजिए और फिर इंतज़ार कीजिए अच्छे नताइज का भी। तो हम उम्मीद करते हैं 2026 जो है वो बहुत सी मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएगा। पाकिस्तान में अमन से मुतल्लिक उम्मीद की सतह 1994 के बाद बुलंद तरीन सतहों पर करार दी जा रही है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी अच्छी खबरें हैं, नया रिकॉर्ड बना नाज़रीन, और साल के आगाज में ही पहले ही रोज 1,76,000 से उबूर कर गया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और ये जो तेजी है ये काफी दिनों से महसूस की जा रही है, और एक मौके पर इंडेक्स जो है 1954 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,76,000 की हद उबूर कर गया है। और इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 100 इंडेक्स उसका 1954 पॉइंट्स इजाफे से 1,76,008 पर ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, तमाम शोबों में तेजी आएगी और रोजगार के मौके भी बेहतर होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ब्रेन ड्रेन का सिलसिला रुक सकेगा, और तमाम वो सेक्टर्स जिसमें पोटेंशियल है उन्हें यूटिलाइज करने की जरूरत है। इंपोर्ट को कम किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, रियल एस्टेट का सेक्टर है, IT सेक्टर है, फ्रीलांसर्स जो है वो 23 लाख से ज़्यादा, लगभग तीसरे चौथे नंबर पर पाकिस्तान दुनिया भर में फ्रीलांसर्स जो है वो इस वक्त उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है पूरी दुनिया में। वे सारे मस्बत अशारी हैं और इसके समरात इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखे जाएंगे। पेट्रोल मसनूआत के हवाले से भी अच्छी खबर है, और लगभग 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर पेट्रोल की प्राइस में कमी की गई है। इसी तरह से डीजल में भी 8 रुपये 57 पैसे की कमी की गई है, और डीजल की जो नई कीमत है वो 257 रुपये 8 पैसे, और पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे है। तो इससे यकीनी तौर पर महंगाई में भी कमी वाक़ई हो सकेगी, और अगर कोई किराए में कमी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सारी चीज़ों के खर्चे कम होते हैं तो उससे बेहतरी आती है। साथ में नाज़रीन जाते जाते आपको गजा का फॉलोअप देते हैं। जैकी चंद की तरफ से एक बच्चा है फलस्तीनी, जिससे सवाल पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। उस बच्चे का जवाब था, क्या था, जरा सुनिए। تكبر شو حابة تصير؟ لما أكبر إحنا بفلسطين منكبرش، إحنا في أي لحظة ممكن ننطخ، ممكن نموت وإحنا ماشيين نلاقي حالنا مطفوفين. هيك إحنا الحياة بفلسطين.
तो नाज़रीन, एक बच्चे से सवाल पूछा गया कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। उसने कहा कि हम फ़लस्तीन के बच्चे बड़े नहीं होते, हमें किसी भी मौके पर निशाना बनाया जाता है, मार दिया जाता है। तो ये है फ़लस्तीन की ज़िंदगी और इसका ज़िम्मेदार नेतन्याहू है। अमेरिका हो या कोई भी और ताकत जो इसका जंगी जराइम के मुर्तकब और आलमी दहशतगर्द नेतन्याहू के साथ खड़ी हुई है, उसे यकीनी तौर पे इसका हिसाब देना होगा और बहुत जल्द देना होगा। और सोमालीलैंड को लेकर आप हैरान थे कि आखिर इजराइल ने उसे क्यों तस्लीम कर लिया। तो जो मकरूब प्लान है वो एक्सपोज हो चुका है। सोमालीलैंड को मंजूर या तस्लीम करने का मकसद ये है कि वहाँ पे गज़ा के फ़लस्तीन के मुसलमानों को जाके आबाद किया जाए और गज़ा का जो प्लान है, ग्रेटर इसराइल का प्लान, वहाँ पर ये टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, स्पॉट बनाना चाहते हैं उसे टूरिस्ट का। और ये जो मकरूब प्लान है ये कभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक एक भी मुस्लिम मुल्क जिंदा है या इस दुनिया में उसका वजूद कायम है। तो तमाम आलमी बरादरी, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम गारंटर्स जिसने गज़ा मुआहदे पर साइन किए हैं, उन्हें अपनी असर रसूख, अपनी ताकत को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि दो रियासती हल के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ना कि अब्राहम अकॉर्ड या फिर सेहूनी फोर्सेस के प्लान्स पर अमल दरामद हो सके। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।